नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं और ऐसे में किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण दोस्तों आपने लोन की ईएमआईज को कंटिन्यूअसली लगातार डिफॉल्ट किया और मिस किया। दोस्तों याद करिए, जब आपने बैंक और एनबीएफसी से लोन लिया था तो उस वक्त आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में दोस्तों ऑटो डेबिट मैंडेट और ईसीएस मैंडेट की परमिशन दे रखी थी। इसका मतलब यह हुआ कि हर महीने की एक फिक्स्ड डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट कर बैंक और एनबीएफसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होनी थी। लेकिन दोस्तों किन्हीं विषम परिस्थितियों और चलते आर्थिक हालातों के कारण आपने उतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर मेंटेन नहीं रखी दोस्तों। अपर्याप्त बैलेंस और ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड दोस्तों आपकी जो ईसीएस है वो लगातार कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट होने लग गई दोस्तों, मिस होने लग गई। डियर फ्रेंड्स, कई बार ये लोन कंपनियां लोन के बोरोवर से लोन देते समय उनसे सिक्योरिटी के तौर पर चेक भी लेती है। तो याद करिए, यदि आपने चेक जारी किया होगा लोन लेते समय दोस्तों लोन कंपनियों को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये लोन कंपनियां उस चेक को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करती है, जमा करती है फॉर एनकैशमेंट पर्पस। और उस समय यदि उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ना हो तो ऐसे में वो चेक डिसऑनर्ड और बाउंस हो जाता है दोस्तों, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और अपर्याप्त राशि होने के कारण। और ऐसे में दोस्तों होता क्या है, आगे चलकर बैंक और एनबीएफसी के लीगल पैनल, उनके एडवोकेट, उनके अधिवक्ता के माध्यम से आपको सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 या फिर सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आपको लीगल नोटिस भेजी जाती है बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट, अधिवक्ता के माध्यम से। दोस्तों जब आपको यह लीगल नोटिस रिसीव होती है सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की, तो ऐसे में कई लोन के डिफॉल्टर्स, लोन के बोरोवर्स इस लीगल नोटिस का जवाब, रिप्लाई अपने एडवोकेट के माध्यम से उनके लेटर हेड पर बनाकर बैंक और एनबीएफसी को, उनके लीगल टीम को भेज देते हैं और उनसे कुछ रिलीफ, कुछ मदद मांगते हैं, उनसे कुछ समय मांगते हैं कि सर जी जो भी अमाउंट बाकी है इसका मैं भुगतान कर दूंगा, मुझे कुछ समय चाहिए, अभी फिलहाल मेरी फाइनेंशियल इश्यूज चल रही हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, मेरे घर में कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज आ गई है, मेरा काम धंधा छूट गया या फिर मेरे व्यापार में, मेरे बिजनेस में भारी भरकम नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ रीजंस बताकर, वो भी जेन्युइन रीजन दोस्तों, विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिप्लाई दे दिया जाता है। तो ऐसे में लोन कंपनियां कुछ समय के लिए अपने इस लीगल एक्शंस को स्टॉप कर देती हैं दोस्तों, कुछ आपको रिलीफ दे देती है। और कुछ ऐसे भी लोन के बोरोवर्स होते हैं जो उस लीगल नोटिस के अंदर जो भी अमाउंट मेंशन्ड होती है, एक ईएमआई, दो ईएमआई या फिर जो भी अमाउंट मेंशन्ड होती है, उसका भुगतान, उसका रीपेमेंट करके लोन कंपनियों को, उनके लीगल टीम को इस लीगल नोटिस का रिप्लाई दे देती है दोस्तों, उनको बता देती हैं कि मैंने इस राशि का भुगतान कर दिया है। तो जो पेमेंट किया उस पेमेंट की रिसीट्स और उस लीगल नोटिस का रिप्लाई बनाकर लोन कंपनियों को भेज देते हैं, तो मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोन के बोरोवर्स, डिफॉल्टर्स होते हैं जो इस लीगल नोटिस को, सेक्शन 25 के लीगल नोटिस को, सेक्शन 138 की लीगल नोटिस को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, हल्के में लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे में होता क्या है, इन लोन के बोरोवर्स, लोन के डिफॉल्टर्स के खिलाफ में ये लोन कंपनियां दोस्तों आगे चलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करती हैं दोस्तों, केस मुकदमा दर्ज करवाती है। और ये केस मुकदमा दर्ज कहां पे होता है दोस्तों, 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में। यदि लोन का बोरोवर, लोन का डिफॉल्टर मुंबई में रहता है तो उस लोन डिफॉल्टर के खिलाफ में दोस्तों केस मुकदमा, कंप्लेंट फाइल कर दिया जाता है कलकत्ता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, सूरत में, जयपुर में, बेंगलुरु में दोस्तों, 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों, ये याद रखिए। और ऐसे में होता क्या है, वो लोन का बोरोवर्स काफी हैरास हो जाता है, परेशान हो जाता है जब इसको, इस लोन के बोरोवर्स को जब कोर्ट के माध्यम से सम्मन्स आता है, वारंट आता है, वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, कोर्ट की नोटिस आती है, जब उसे इस प्रकार की कोई भी नोटिस रिसीव होती है तो वो काफी परेशान हो जाता है। वो ये सोचता है कि अब मैं 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर, अब मैं हर तारीख पर, हर डेट पर मैं कैसे जाऊं, मेरा तो यहाँ पे जॉब है, काम धंधा है, मेरा घर परिवार है, मुझे दो पैसे कमाने हैं, डेली मुझे जॉब पे जाना है, या फिर मेरी हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मैं सीनियर सिटीजन हूं, तो ऐसे में मेरे लिए दूसरे राज्य में 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके मुझे हर तारीख पर, हर डेट पर मुझे वहां पे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
और ये केस मुकदमा कब तक चलेगा, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे नहीं पता, तारीख पे तारीख मिलेगी। तो ये सारी चीज उसके दिमाग में चलने लग जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। और वारंट मतलब पुलिस, जेल, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चलने लग जाता है। तो ऐसे में वो काफी डर जाता है कि यार अब किया क्या जाए। यदि उसके पास पैसे नहीं भी रहते हैं तो वो कहीं से भी यहां वहां से फंड अरेंज करता है, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त यहां वहां से पैसे मांगता है और तैयारी करता है कि मैं जो भी अमाउंट इस कंप्लेंट में मेंशन की गई है, बैंक और एनबीएफसी ने जितने अमाउंट के लिए क्लेम किया है, जितने अमाउंट के लिए केस मुकदमा दर्ज करवाया है, मैं इतना अमाउंट देकर अब मैं इस केस मुकदमे से मुक्त होना चाहता हूं, मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूं। कई बार तो कई लोन के बोरोवर्स अगेन दोबारा वापस से लोन ले लेते हैं, नया लोन ले लेते हैं और उस नए लोन को लेकर अपने उस पुराने लोन को जिस केस में केस मुकदमा दर्ज हुआ है उसको खत्म करने के लिए चाहते हैं। तो कर्ज के जाल में दोबारा वापस से फंसते हैं, लेकिन सामने जो एक टेंशन आ गई है केस मुकदमे की, उससे वो मुक्त तो हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। यदि पैसे नहीं है तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कानूनी तरीके से एक लीगल प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अब मुझे कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर जी, मुझे वारंट आ गया है, मुझे सम्मन्स आ गया है, मुझे अरेस्ट वारंट आ गया है, लेकिन मैं कलकत्ता नहीं जाना चाहता हूं, मैं सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली नहीं जाना चाहता हूं, मेरे पास पैसे, फंड का अरेंजमेंट हो चुका है, मैं पैसे देकर इस केस मुकदमे से मैं मुक्त होना चाहता हूं, सर जी कुछ आइडिया दीजिए मुझे। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा, यदि अचानक आपको समन्स आता है, वारंट आता है, तो कैसे आप जो भी अमाउंट आपको देना बाकी है उसका भुगतान करके कैसे आप दोस्तों अपने राज्य, अपने घर पे बैठे आप एक ही दिन में अपने उस केस मुकदमे को आप खत्म करवा सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी व्यूअर्स पहली बार मेरे इस चैनल पर आ रहा है, मेरी वीडियोस को देख रहा है दोस्तों, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और कितने लोगों के खिलाफ में कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है, किनको किनको सेक्शन 25 की नोटिस आई है, सेक्शन 138 की नोटिस आई है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए दोस्तों। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने लोग परेशान हैं और कितने लोगों को मेरी मदद, मेरी हेल्प चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार के ये जो जाल है, ये जो केस मुकदमा है, यदि आप इसमें फंसे हैं तो डरना घबराना बिल्कुल भी मत। मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी कोर्ट से नोटिस आई है तो आप मुझे शेयर करिए, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका हल क्या होगा, मैं आपको कॉल पर, मैसेज पर बता दूंगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, आइए जरा समझ लेते हैं तो कैसे इस केस मुकदमे से हम मुक्ति पाए। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कभी भी आपकी कोई भी लोन की ईएमआई मिस या फिर डिफॉल्ट होती है तो इसके संबंध में सबसे पहले अपनी लीगल सेफ्टी के लिए, अपनी कानूनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले आपको लोन कंपनियों को, बैंक और एनबीएफसीज को आपको लीगल प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। आपकी जो भी दिक्कत समस्याएं हैं आपको बैंक और एनबीएफसीज के साथ में शेयर करना चाहिए। यदि लोन रिकवरी एजेंट्स आपको हैरास कर रहे, परेशान कर रहे, तो आप उस लीगल प्रायर नोटिस के अंदर दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की गाइडलाइंस को आपको मेंशन करना चाहिए। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं। यदि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको ज्यादा हैरेसमेंट करता है तो ऐसे में आपको आपकी लीगल प्रायर नोटिस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को भी आपको मेंशन करना चाहिए, कोट करना चाहिए दोस्तों। आपको बैंक और एनबीएफसीज को क्लैरिफाई करना चाहिए कि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से बकायदा अच्छे तरीके से कानूनी भाषा में, लीगल लैंग्वेज में दोस्तों आपको बैंक और एनबीएफसीज को लीगल प्रायर नोटिस भेज देना चाहिए। भविष्य में आपकी इससे क्या होगी, आपको एक लीगल सेफ्टी, आपको एक कानूनी सुरक्षा मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ यदि आप अपने ऊपर केस मुकदमा नहीं लेना चाहते हैं, कंप्लेंट फाइल नहीं करवाना चाहते हैं, तो यदि आपको कोई भी लीगल नोटिस आती है, खास करके स्पेशली सेक्शन 25 की, सेक्शन 138 की, बीएनएस 318 या फिर 316 की यदि कोई भी लीगल नोटिस आती है तो ऐसे लीगल नोटिसेस को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में और लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस लीगल नोटिसेस का आपको रिप्लाई जवाब तुरंत, इमीडिएटली आपके एडवोकेट के माध्यम से आपको इसका रिप्लाई जवाब देना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आगे चलकर भविष्य में आपकी लीगल सेफ्टी बनेगी। डियर फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने इस मामले को, इस मुकदमे को मैं खत्म करवा दूं, और आपने फंड और पैसों का अरेंजमेंट कर लिया,
तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले तो बैंक और एनबीएफसी से बात करना चाहिए। यदि सेटलमेंट का कोई यदि मामला बनता है तो सेटलमेंट करवा लीजिए। यदि सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है तो जो भी आपका टोटल अमाउंट उस कंप्लेंट में क्लेम किया गया दोस्तों, वो पूरा अमाउंट आप क्या करिए, लोन कंपनियों को भर दीजिए, ठीक है, उनको दे दीजिए। और पता लगाइए कि एग्जैक्टली आपके कंप्लेंट में कितने अमाउंट के लिए उन्होंने जो केस मुकदमा दर्ज किया है उतना अमाउंट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक और एनबीएफसी से बात करिए, उनकी लीगल टीम से बात करिए, ठीक है, उनसे बात करके उनको बाकायदा आप पेमेंट करवा दीजिए। और पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनडीसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल भी ना भूले। बैंक और एनबीएफसी कई बार एनओसी नहीं देती है और वो कहती है कि आपका ये क्लोजिंग स्टेटमेंट हम दे देते हैं भाई नील जीरो, हम आपको जीरो का एक स्टेटमेंट दे देते कि भाई आपका लोन खत्म हो गया है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप वो नील का स्टेटमेंट, वो क्लोजिंग का स्टेटमेंट की लोन खत्म, उसका स्टेटमेंट अगर आपको बैंक और एनबीएफसी देती है तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट में क्या चाहिए, एनओसी चाहिए दोस्तों, एनओसी। तो जैसे ही आपका लोन अकाउंट क्लोज होता है, चाहे वो रेगुलर तरीके से क्लोज हो, फोरक्लोजर हो, या फिर आपने सेटलमेंट करके आपने लोन अकाउंट को क्लोज करवाया है, तुरंत आपको दोस्तों लोन कंपनियों से आपको एनओसी और एनडीसी लेना चाहिए। एनओसी एनडीसी लेने के बाद करना क्या दोस्तों, आपको तुरंत इमीडिएटली जिस कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है उसी कोर्ट के एक लोकल एडवोकेट को आपको हायर करना चाहिए, उनको आपको पकड़ना चाहिए दोस्तों, और उनसे बातचीत करना चाहिए और आपके केस मुकदमे के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मुझे ये नोटिस आई थी और मैंने इस केस में बैंक और एनबीएफसी से सेटलमेंट कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बातचीत कर ली है, पेमेंट करवा दिया, मुझे एनओसी मिल गई है, मैं इस केस को अब खत्म करवाना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ में वारंट इशू हुआ है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है, बेलेबल वारंट इशू हुआ है, समन्स इशू हुआ है, ये लीजिए एनओसी, ठीक है। तो वो वकील साहब क्या करेंगे, वो वकील साहब आपके एनओसी लेंगे, आपने जो पेमेंट किया है, पेमेंट की जो एक्नॉलेजमेंट, जो रिसीट्स है वो लेंगे आपसे, एक वकालतनामा आपके साथ में साइन करेंगे दोस्तों। तो ये सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करेंगे, उस कोर्ट में जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष आपका कंप्लेंट फाइल हुआ है उस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष में ये एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट्स, ये दस्तावेज वहां पे दिखाएंगे कि सर जी मेरे क्लाइंट का, लोन बोरोवर का बैंक और एनबीएफसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो चुका है, समझौता नेगोशिएशन हो चुका है, पेमेंट का स्लिप दिखाइए, आप एनओसी दिखाइए। दोस्तों ऐसे में होता क्या है, जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट को, उनके लॉयर को, उनको एक इंटीमेशन देते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास ये एनओसी आई है, आप अगले डेट पे आपका क्या सबमिशन है वो रखिए, ठीक है। तो उनको एक मौका देते हैं केस के विड्रॉवल का एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। तो कुछ लोन कंपनियों के एडवोकेट्स केस के विड्रॉवल का एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और होता क्या है, उसके बाद जो प्रिसाइडिंग जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो आपका जो केस मुकदमा है दोस्तों उसको डिस्पोज्ड ऑफ, उसको क्लोज और खत्म कर देते हैं। और आपके खिलाफ में जो वारंट जारी हुआ है, चाहे वो नॉन बेलेबल वारंट हो, चाहे वो बेलेबल वारंट हो दोस्तों, उसको तुरंत इमीडिएटली कैंसिल भी कर देते हैं दोस्तों, उसको रिकॉल करवा देते हैं। क्योंकि आपके जो एडवोकेट साहब है वहां पे एक एप्लीकेशन भी लगाते हैं कि सेटलमेंट हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, वो एक वारंट कैंसिलेशन की एक एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है। और बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट्स होते हैं वो केस के विड्रॉवल की भी एप्लीकेशन लगाते हैं दोस्तों। यदि बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट केस के विड्रॉवल की एप्लीकेशन ना लगाए तो जो मजिस्ट्रेट साहब है वो खुद से सू मोटो, वो खुद से दोस्तों मामले को देखते हैं, समझते हैं और आपके वकील साहब के आर्गुमेंट्स को सुनते हैं और दोस्तों इमीडिएटली वहीं पर आपके खिलाफ में जो कंप्लेंट फाइल हुई है दोस्तों उसको वहीं पर खत्म, डिस्पोज्ड ऑफ और क्लोज कर देते हैं दोस्तों। और उसमें एक ऑर्डर जारी करते, एक ऑर्डर इशू करते हैं कि इस मामले में कॉम्प्रोमाइज हुआ, सेटलमेंट हुआ, एमिकेबली सेटलमेंट हुआ, तो इसलिए हम ये ऑर्डर पास करते हैं, इस केस को डिस्पोज्ड ऑफ और खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो आपको करना कि आपको वो ऑर्डर की कॉपी अपने पास अपने साथ में रखनी है। कई बार तो ये ऑर्डर की कॉपी ऑनलाइन अपलोड नहीं होती है, तो आपको कोर्ट के ऑफिस से आपको वहां से सर्टिफाइड कॉपीज निकालनी होती है, वो केस डिस्पोज्ड ऑफ का जो ऑर्डर कॉपी उसकी दोस्तों। तो आप अपने साथ में केस डिस्पोज्ड ऑफ और उसकी ऑर्डर की कॉपी रखिए और साथ में दोस्तों लोन कंपनियों ने जो आपको एनओसी दी है आप वो अपने साथ में रखिए दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने एडवोकेट्स को आप वहां पे स्टैंड करके आप अपने बिहाफ पर दोस्तों वहां पर आप कोर्ट के समक्ष, कोर्ट के सामने आप लीगल तरीके से अपने इस लोन अकाउंट को क्लोज भी करवा सकते हैं और आप अपने इस केस मुकदमे कंप्लेंट को भी खत्म करवा सकते हैं दोस्तों। कई बार तो ये लोन कंपनियां ये कहती हैं कि हम आप पेमेंट करवा दीजिए, हम ये केस मुकदमा खत्म करवा देंगे, विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा देंगे, लेकिन दोस्तों कई बार होता क्या है, आपने पेमेंट तो कर दिया
लेकिन दोस्तों आपका केस मुकदमा ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है और आपको बाद में दोबारा वापस से कोर्ट से समन्स वारंट आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में थोड़ा सा अलर्ट और सतर्क रहिए। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कानूनी तरीके से इस केस मुकदमे को बाय लीगल प्रोसीजर आप खत्म करवाइए। दोस्तों इस बात को नोट करिए। यदि आपके पास पैसे नहीं है, आप ये सोच रहे हैं कि पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो अब मैं क्या करूं, तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको उसी कोर्ट के एक लोकल एडवोकेट को हायर करना चाहिए, आपके बिहाफ पर उनको स्टैंड करना चाहिए, वकालतनामा साइन करना चाहिए। उसके बाद जो भी तारीख डेट्स पड़ेगी, वकील साहब आपके जो भी आपकी जो ट्रायल होगी, जो भी डेट्स होगी, वहां पे खड़े होकर आपके केस मुकदमे को देखेंगे। आपके केस में जो कुछ भी होगा उसका आपको बाकायदा आपको उसका रिप्लाई देते रहेंगे। दोस्तों और ध्यान देना, यदि आप पैसे नहीं भरते हैं तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपके खिलाफ में वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट या फिर समन्स आया है तो आपको दोस्तों एक बार जरूर जाके आपको आपकी बेल और आपको आपकी जमानत लेनी ही पड़ेगी। इस बात को नोट करिए। बार बार वकील साहब खड़े होंगे और आप नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। एक बार आपको जाकर आपको अपनी जमानत आपको लेनी पड़ेगी, आपको आपका बेल करवाना ही पड़ेगा। दोस्तों वकील साहब क्या करेंगे, जो भी डेट्स पड़ेगी वो डेट्स पे आपका वो केस तो चलता रहेगा। आपकी हाजिरी माफी एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगा देंगे कि भाई हमारा जो क्लाइंट है वो दूसरे स्टेट में रहता है, ट्रेवलिंग का इशू है, सीनियर सिटीजन है, हेल्थ इशू है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हाजिरी माफी की एक एप्लीकेशन लगती है, एक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगती है। दोस्तों वो आपके वकील साहब वहां पे लगा देंगे, तो केस चलता रहेगा। और केस के दौरान यदि आपका सेटलमेंट का कोई आपका यदि बातचीत होता है बैंक और एनबीएफसी से, तो सेटलमेंट करवा लीजिए। सेटलमेंट करके पैसे वगैरह दे के दोस्तों आप इमीडिएटली अपने इस कंप्लेंट केस मुकदमे को आप दोस्तों खत्म और डिस्पोज्ड ऑफ करवा सकते हैं। यदि आपको समन्स आता है, आपको अवेलेबल वारंट आता है, लेकिन आप तारीख पर नहीं जाते हैं या फिर आपके एडवोकेट सर आपके बिहाफ पर वहां पे खड़े नहीं होते हैं, तो आपकी जो प्रेजेंटी है वो नहीं लग पाएगी, वहां पे एब्सेंट मार्क लग जाएगा। और लोन कंपनियों के जो एडवोकेट्स हैं वो तुरंत इमीडिएटली आपके खिलाफ में हर डेट्स पे एक एप्लीकेशन लगाते जाएंगे कि भाई ये लोन का बोरोवर कोर्ट का डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहा है, ये कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, ये कोर्ट के नोटिस को हल्की में ले रहा है। तो रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मजिस्ट्रेट सर, आप इस लोन बोरोवर के खिलाफ में वारंट जारी करिए। इसको आपने समन्स भेजा, इसको आपने प्रीकॉग्निजेंस की नोटिस पहले भेजी थी, आपने इसको अवेलेबल वारंट भेजा, लेकिन ये नहीं आ रहा है, ये कोर्ट की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो आप इसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट जारी करिए। तो दोस्तों ये ध्यान देना, बैंक और एनबीएफसी के जो भी एडवोकेट्स हैं वो हर डेट पे अलर्ट मोड पे रहते हैं। तो यदि आप वारंट से बचना चाहते हैं, यदि आप अवेलेबल वारंट से बचना चाहते हैं, तो आप एक एडवोकेट सर को वहां पे आपके बिहाफ पर स्टैंड कर दीजिए। यदि एडवोकेट सर स्टैंड रहेंगे तो डेफिनेटली श्योरली मैं कहता हूं दोस्तों आपके खिलाफ में कोई भी वारंट इशू नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको वारंट से बचना है, बस सिर्फ वारंट से। वारंट जारी हो गया तो आपके लोकल पुलिस स्टेशन से एक हवलदार, एक कांस्टेबल घर पे आएगा, आपको परेशान करेगा। तो अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो प्लीज इमीडिएटली एक वहां पे एडवोकेट कोर्ट में स्टैंड कर दीजिए दोस्तों। और जब आपका फंड पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, पैसे देकर तुरंत इमीडिएटली केस को वहीं पे आप खत्म करवा सकते हैं। तो एक एडवोकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप दूसरे स्टेट में रहते हैं और आपके खिलाफ में केस मुकदमा दूसरे स्टेट में हो गया है, बैंक और एनबीएफसी पे आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस बात को नोट करिए। विदाउट एनओसी, विदाउट नो ड्यू सर्टिफिकेट्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट किए बिना दोस्तों आपका कंप्लेंट केस मुकदमा खत्म नहीं होगा, इस बात को नोट कर लेना। कभी भी पेमेंट करो, चाहे आप रेगुलर तरीके से क्लोज करो, सेटलमेंट तरीके से क्लोज करो दोस्तों, लेकिन एनओसी, एनडीसी लेना बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में एज एविडेंस के तौर पर रखे जाते हैं कि यहां पे लोन क्लोज हो गया है, यहां पे दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट, समझौता, नेगोशिएशन हो गया है। तो इस बेसिस पर दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या करती है कि इसको क्लोज करती है, डिस्पोज्ड ऑफ की ऑर्डर जारी करती है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है, यहाँ पे आपको डरना, घबराना, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके लिए पॉसिबल नहीं है जा पाना, एडवोकेट से कंसल्ट करिए, एडवोकेट से को खड़ा करिए। यदि आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो दोस्तों प्रिकॉशन और अलर्ट मोड में पेमेंट करिए, बाकायदा एक लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही पेमेंट करिए दोस्तों, डायरेक्टली सीधे पेमेंट ना करे, इस बात को नोट करिए दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।